जब ये वॉर एक्सपैंड होती है, अगर होती है, विच ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी, तो क्या हम अपने पोर्ट्स, अपने एयर बेसेस अमेरिका को देंगे यूज करने के लिए? एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट तो है हमारा उनके साथ। वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस। इंडिया में तो पता नहीं कैसी बेवकूफ़ी छाई हुई है, खास तौर पे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप देख लो, प्रिंट मीडिया में भी ऑल ओवर कितने सारे बेवकूफ टाइप के इन्फ्लुएंसर जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, एकदम एक पराया स्टेट जैसे कि इजराइल है जो उनका फौपो है उसको सपोर्ट करते हैं फॉर नो डैम रीजन। ये हमने पिछली बार जब इजराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तब भी देखा था, कैसे हमारे एक्स आर्मी के पर्सनल आके इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं अंधाधुन, झूठ बोल रहे हैं अंधाधुन। उसका नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। वो पहले 200 फुट पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, उसके बाद फटेगा। जब फटेगा तो सारी चीज उसके ऊपर आ जाएगी, तो किधर का रेडिएशन तो दब गया। और आपको पता है अभी उनकी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ऊपर का मलबा जाके उसमें गिर जाएगा तो रेडियो एक्टिविटी को बाहर आने का टाइम नहीं बात कर रहे हैं। असल में ये कब्र बना दी गई उन बमों की, पूरी कब्र बन। इसीलिए मुझे लगा कि भाई हमको बताना चाहिए कि व्हाई आई एज एन इंडियन आई एम सपोर्टिंग ईरान। सबसे पहले तो एथिक्स और मोरालिटी की बात कर लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इजराइल और यूएसए की, इन माय ओपिनियन दीज आर द बिगेस्ट टेररिस्ट स्टेट्स। इजराइल की अगर बात करें तो इट इज अ पराया स्टेट। नेतन्याहू के साथ कोई नहीं दिखना चाहता, इजराइल कोई नहीं जाना चाहता। सब जानते हैं कि ये एक जेनोसाइडल मेनियक स्टेट है, पागल लोग हैं ये, मतलब इतने अनपढ़, जाहिल, गंवार, क्या बोलो, एकदम जानवर भी कहना इनको ना जानवर की बेइज्जती है। ऐसे पुराने प्राचीन काल के माइंडसेट में, पता नहीं 5th सेंचुरी बीसी के माइंडसेट में कि ओ हमको तो मिली थी ये जमीन, ये वो। फ्रिकिन ग्रो अप मैन, फ्रिकिन ग्रो अप। 3000 साल पुरानी बात करते हो आप अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए। वही रटी रटाई स्क्रिप्ट हमारे इंडियन मीडिया वाले बोलते हैं, मुझे तो मेरा तो खून खौल जाता है। इजराइल ऐसा देश है, और ये पूरी दुनिया जानती है अब, जो चुन चुनकर बच्चों को मारता है। अगर अमेरिका की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इतने वॉर्स लड़े हैं इसने, ऑल वॉर्स ऑफ चॉइस। वियतनाम देख लो पहले, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, इनकी क्लीन ब्रेक स्ट्रैटेजी देख लेना। उसमें ऑलरेडी डिसाइडेड था कि इन देशों को अटैक करेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर, कैसे इंस्टेबिलिटी फैलाएंगे इन सब देशों में, एंड फाइनल प्राइज वाज ईरान। ये कंट्रीज को सैंक्शन करते हैं, इकोनॉमिक वॉर वेज करते हैं उनके अगेंस्ट। और जब सैंक्शन करते हैं, पता है सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? जो वहां लीडर्स बैठे हैं उनका क्या ही नुकसान हो रहा है भाई। वहां पे जो अमीरजादे हैं उनका क्या नुकसान हो रहा है। जो ऑर्डिनरी पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। इन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया। इजराइल के पास कोई औकात ही नहीं है उनकी, मैं नॉर्मली ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करता हूं, पर उनकी कोई हैसियत नहीं है वेपन्स वगैरह बनाने की। वो पिद्दू सा देश है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, इसीलिए ये लोग अभी तक बने हुए हैं। इन्वेंटेड देश है ये, इन्वेंटेड देश। गाजा में जो भी जेनोसाइड हुआ है, मेड इन अमेरिका वेपन्स यूज किए गए हैं। अगर ईरान की बात करें, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। ईरान ने कभी भी किसी देश को अटैक नहीं किया है, पिछले अगर 100 साल में देख लें तो बिल्कुल भी नहीं अटैक किया है, अनलेस व्हेन दे आर डिफेंडिंग देमसेल्व्स। इन्वेड करना तो भूल ही जाओ। एंड अगर इस कॉन्टेक्स्ट की बात करें, आज के डेट में जो वॉर चल रहा है, वैसे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए इसके ऊपर, बट एक छोटा सा साइनॉप्सिस यहाँ भी दे देते हैं। ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन बनाना ही नहीं चाहता था, इसीलिए तो न्यूक्लियर डील साइन की थी जब ओबामा था प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, JCPOA। एंड किसने ये न्यूक्लियर डील एंड करी? ट्रंप ने। किसके कहने पर करी? ज़ायनिस्ट के कहने पर, इजराइल के कहने पर। इस बार भी उन्होंने क्लियर कर दिया था, पूरी इतनी बड़ी कवरेज है इसकी कि उनको नहीं चाहिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट, वो नहीं करना चाहते, वो सब फ्यूल को बना देंगे, जितना भी एनरिच्ड है उसको भी फ्यूल में यूज कर लेंगे। सिर्फ बात इस पर अटकी थी कि वो कहते थे कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी नहीं होना चाहिए आपका। अमेरिकन कहते थे क्यों नहीं होना चाहिए, एंड वो ये कहते थे कि आप अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? इंडिया में आकर अगर कोई बोले कि आप एयरफोर्स नहीं रख सकते, आप नेवी नहीं रख सकते, ठीक है, अपने मिसाइल्स वगैरह ये सब कुछ नहीं रख सकते, तो क्या हम मानेंगे? एंड जहां तक प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की बात है, तो भाई दे आर फ्रीडम फाइटर्स, हिजबुल्ला, हमास। एंड अगर आप येमेन हुथीज की बात करोगे तो हिजबुल्ला और हमास तो दे आर फ्रीडम फाइटर्स। अगर हिजबुल्ला नहीं होता तो अभी तक तो ये लेबनान पूरा गटका चुके होते। ईरान रेजिस्टेंस है अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन। जितने भी कंट्रीज आप देखते हो वेस्टर्न एशिया में, ठीक है, ये सऊदी, बहरीन, कतर, ये सब कॉलोनीज ही तो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अगर आप किसी भी देश को अपने देश के अंदर मिलिट्री बेस बनाने देते हो, देन आई एम सॉरी, आप कॉलोनी ही हो। अगर कोई देश है जिसने सबसे ज्यादा खड़े होकर जेनोसाइड के अगेंस्ट आवाज उठाई है, जिसने ज़ायनिज्म को अपोज किया है, तो वो ईरान है। एंड आपको क्या लगता है कि ये जो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ एक मतलब ये कोई ख्याली पुलाव है? नहीं, एवरीवन
टॉक्स अबाउट इट। यूनाइटेड नेशंस तक में वहां पे जो स्पेशल रेपोर्टवार हैं, फ्रांचेस्का एल्बनेजे ने खुद इसके बारे में लिखा है। एंड दे डोंट इवन शाई अवे फ्रॉम इट। अगर आपने ये वाला पॉडकास्ट देखा हो जो अमेरिकन एम्बेसडर का हुआ है, माइक हकबी, उसका इंटरव्यू ले रहा है टकर कार्लसन, उसमें ये सब बात हुई तो वो कहता है हाँ इट्स फाइन, दे कैन टेक इट और ले लें वो सब। This particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. Christian Zionism, I want to go back because that's where we started on this. I'm not going to let you off on this because you have Go said ahead. it 3 times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. तो ये इजराइल की पॉलिसी है, सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड ये बहुत ही डेंजरस है पूरी दुनिया के लिए। ईरान के बाद क्या आता है? पाकिस्तान, उसके बाद क्या आता है? इंडिया। एंड चलो अगर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करें कि भाई हमारे लिए क्या ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इजराइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आई फील जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो ईरान के साथ कई ज्यादा अलाइंड है देन इजराइल। देखो इंडिया के पास कोई ज्यादा ऑयल है नहीं, तो हमको वो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ईरान एक ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर था टिल द टाइम हमने उनसे खरीदना बंद कर दिया। ईरान ने हमें बचाया है सैंक्शन से भी, ये आर्टिकल है, जाके पढ़ लीजिए। ईरान ने हमें चाबहार पोर्ट दिया जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट्स लगाई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ की इन्वेस्टमेंट थी। एंड क्यों? क्योंकि हम पार्ट बन जाए ऑफ द नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। एंड ये जो हमारा पोर्ट था, इसको हमारे एलाई इजराइल ने जाके बॉम्ब कर दिया ड्यूरिंग दिस वॉर। तो ये जो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर होने वाला था, जिससे हम इजीली अपना सामान पहुंचा सकते थे टू अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड टू ईस्टर्न यूरोप एंड देन ऑनवर्ड्स टू वेस्टर्न यूरोप, ये अब एक सपना ही रह गया है। एंड दिस वाज अ बिग काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एंड एक बात मैं और बताना चाहता हूं जहां तक चाबहार पोर्ट रिलेटेड है, जिस तरीके से चीजें चली हैं ड्यूरिंग दिस वॉर, एंड स्पेशली गिवन के हमारे गेस्ट थे जो एक ईरानियन वॉरशिप थी एंड वो सिंक हो गई, उसमें इंडिया का क्या फॉल्ट था क्या नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे पूरे फैक्ट्स पता नहीं है। बट जो भी कुछ हुआ है पिछले कुछ टाइम में, स्पेशली इन दिस वॉर, मुझे नहीं लगता वो फिर से चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी हमको देंगे। इंस्टेड वो चले जाएगा चाइना को, क्योंकि चाइना फुल फ्लेजेड सपोर्ट कर रहा है ईरान को। अब हमको क्या बताया जा रहा है कि हम कैसे कनेक्टेड रहेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे विद ऑल ऑफ द अदर कंट्रीज, विद यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। आईमेक एक जोक है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 के टाइम अनाउंस हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है इसका, कुछ भी नहीं। उनके वेबसाइट पे जाके अपडेट्स देख लेना, देखना लास्ट अपडेट कब की आई हुई है। एंड अब इस जंग के बाद तो ये फैंटेसी है, फैंटेसी ये कभी पूरा ही नहीं हो सकता। दिस इज अ ब्लडी जोक। एंड इजराइल ने हमें क्या दिया है भाई, क्या दिया है मैं पूछता हूं, आप मुझे बताओ। लोग कहते हैं कारगिल के टाइम पे वेपन्स दिए थे, तो भाई हमने पैसे दिए, उन्होंने वेपन्स दिए। एंड अगर वेपन्स की बात कर रहे हो आप, तो रशिया से ज्यादा रिलायबल कोई भी पार्टनर नहीं रहा है हमारा थ्रू आउट आवर हिस्ट्री। इजराइल ने क्या दिया हमको? ओवरप्राइज्ड वेपन्स दिए हैं, स्पाईवेयर दिया है और बदनामी दी है। नॉट टू मेंशन के इंडियंस के खिलाफ कितने रेसिस्ट अटैक्स होते हैं वहां पर। आपने ये वाला देखा होगा, प्लान्ड रेसिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडियन वर्कर्स। और ये देखो, इन जैसे बेवकूफ इंसान, पता नहीं आर्मी में कैसे थे, इनमें कोई आर्मी वाली तो कोई क्वालिटी है नहीं, ये कहते हैं हमको $5 बिलियन देने चाहिए इजराइल को। And I also request the Prime Minister to announce immediate aid to Israel to the tune of $5 billion. Effective, one check, $5 billion to Israel. We must help them. They helped us in 1971. They helped us in Kargil. एंड ये देखो, अगर आप जानना चाहते हो ना इजराइल हमारे बारे में क्या सोचता है, ये बस वीडियो देख लो। ये उनके मेन स्ट्रीम मीडिया की है, यू कुड से वहां के रिपब्लिक टीवी की है। מערכות הביטחון הישראליות בשנים הקרובות יהיו מאוד מאוד עסוקות בלמכור מערכות נשק. חד משמעית. איפה זה ייצור? יש, בהודו. לקחנו את כל הודו. תשמע, אנחנו צריכים 1.4 מיליארד שייצרו לנו, אתה מבין? לכל העולם. क्या कह रहे हैं? वी टुक ऑल ऑफ इंडिया। तो भाई ज्यादा स्पेशल मत फील करो और ज्यादा गुस्सा भी मत फील करो, क्योंकि वो सबके बारे में ऐसे ही सोचते हैं। उन्हें लगता है वी आर द मोस्ट सुपीरियर पीपल इन द वर्ल्ड। एंड जहां तक वेपन्स की बात करें, तो भाई इजराइल की हालत देख लो अभी।
आयरन डोम मैल फंक्शन कर रहा है, हिजबुल्ला जो रॉकेट्स और ड्रोन्स फायर कर रहा है वो तक नहीं बचा पा रहा, जुमला है एक आयरन डोम, जुमला। एंड रिपोर्ट सामने ही है कि जब ईरान के साथ पिछली बार जब वॉर हुआ था तब 50% से ज्यादा मिसाइल्स तो जितने भी अमेरिकन सिस्टम्स थे उन्होंने ही रोकी थी, चाहे वो पेट्रियट हो चाहे थार्ड हो। इससे मच बेटर तो ये था कि हम ईरान के साथ कोई जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम कर लेते ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। पीपल आर गोइंग क्रेजी जस्ट बाय लुकिंग एट दीज वीडियोस कि ईरान की इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स के दम पर। ठीक है, उनकी ना कोई खास एयरफोर्स है ना कोई खास नेवी है, सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स के दम पर अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और इजराइल तो उसका चौवा है, उसका बच्चा है। देखो, ईरान को चाइना और रशिया गिरने नहीं देगा, पर अगर ईरान गिरता है, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है, तो ब्रिक्स नहीं बचेगा, ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी हमारे रीजन में। एंड ट्रस्ट मी, आप अपने देश में इतनी ज्यादा ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस नहीं चाहते। यूएसए इज प्लेइंग विद इंडिया लिटरली। वो कहता है कि आप रशियन ऑयल नहीं खरीद सकते, फिर न्यूज आ रही है कि उसने हमें परमिशन दे दी। ठीक है, इजराइल इज प्लेइंग इंडिया। जो हमारी ट्रेड डील है जो अनाउंस हुई, ठीक है, देखो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किया है कि ट्रेड डील में क्या है क्या नहीं, ना तो अभी ये डील साइन हुई है। अभी तो अमेरिकन सब बिजी हो गए अपने आप को ही बचाने के लिए। ये करंट एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन की बचेगी कि नहीं ये भी नहीं पता, पर वो इस टाइप की ट्रेड डील करना चाह रहे हैं विच इज नॉट इन आवर बेनिफिट। ये हमारे गवर्नमेंट ने हमको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि भाई हम फार्मर्स के हित के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, एंड आई ट्रस्ट देम कि वो नहीं करेंगे। बट अमेरिका अपने फार्म प्रोडक्ट्स यहां पे लाना चाह रहा है विच कैन बी वेरी डिट्रीमेंटल फॉर आवर फार्मर्स। तो भाई ये एलाइज नहीं है, ये लोग लीच हैं, ये लोग बुलीज हैं, ये लोग ब्लैकमेलर्स हैं। एंड अगर आपको जानना है कि अमेरिका अपने एलाइज को कैसे ट्रीट करता है तो गल्फ कंट्रीज से जाके पूछ लो, ये ऐसे ट्रीट करते हैं अपने एलाइज को। क्या नहीं किया उन्होंने ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए, अपने एयरक्राफ्ट दिए। ठीक है, एक बोइंग एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है भाई कतर ने। क्रिप्टो के कितने इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज कितने इन्वेस्टमेंट्स करें कि भाई ठीक है हाँ अमेरिका के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। एंड दिस इज हाउ दे ट्रीट देयर एलाइज। वहां से एयर डिफेंस सिस्टम उनको नहीं दे रहे हैं, इजराइल को दे रहे हैं, सब कुछ इजराइल को दे रहे हैं। भाई ये एप्स्टीन क्लास है इजराइल में और अमेरिका में, इनसे डील करके हमारे लिए कोई फायदा नहीं होगा। एंड वहीं पे ईरान की बात करो तो ईरान पीस की बात करता है। अगेन ये एक ख्याली पुलाव हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, फैंटेसी वर्ल्ड हो सकता है, बट कोशिश तो कर रहा है वो कह रहा है कि एक ईरान पाकिस्तान इंडिया पीस पाइपलाइन बननी चाहिए। अगर ईरान से इंडिया तक पाइपलाइन बनती है और हमको वहां से ऑयल आता है, कितना सस्ता मिलेगा हमको ये ऑयल, कितना सस्ता, चांदी हो जाएगी इकोनॉमी के हमारे। क्योंकि अगर पेट्रोल के दाम कम होंगे तो सबके जेबों में ज्यादा पैसा जाएगा। एक सवाल सबसे बड़ा बहुत उठता है जिससे हम सबको चौकन्ना रहना चाहिए, वो ये है कि हमारा यूएस के साथ डिफेंस अग्रीमेंट है। उस अग्रीमेंट के अंदर एग्जैक्टली क्या है आई एम नॉट श्योर, बट जब ये वॉर एक्सपैंड होती है, अगर होती है, विच ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी, तो क्या हम अपने पोर्ट्स, अपने एयर बेसिस अमेरिका को देंगे यूज करने के लिए? एक स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट तो है हमारा उनके साथ। वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि हम वॉर एंटर कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन दिस वॉर। हम बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं है वॉर एंटर करने के लिए। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, आई डोंट थिंक सो। एंड ये चीज़ हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख ली। राफेल का सोर्स कोड नहीं मिल रहे थे हमारे पास, एयरफोर्स में उतनी स्क्वाड्रन्स नहीं है, तेजस इज ग्राउंडेड, हमारे ड्रोन्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, एंड हमारा एलाय इजराइल हमें ड्रोन्स वो देगा कि नहीं ये भी नहीं पता। एंड आपको ये भी बता दें, हमने मेजॉरिटी ऑफ जो इक्विपमेंट यूज़ किया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द एम्यूनेशन, सब इम्पोर्टेड था। अगर हमको एक चीज़ सीखनी चाहिए ईरान से ड्यूरिंग दिस वॉर, तो वो ये सीखनी चाहिए कि हमारे पास हमारे खुद के वेपन्स होने चाहिए, हम किसी पर भी रिलाई नहीं कर सकते। एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, हमारे कौन एलाइज रहेंगे, हमारे कौन दोस्त रहेंगे, वी नीड टू चूज देम वेरी केयरफुली। आज के डेट में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है तो हमारे पास ऑयल एंड गैस कहाँ से आएगा? हमारे पास तो है नहीं उतना। वी विल हैव टू टर्न टू रशिया। एंड जहाँ तक अमेरिका की बात है, जिसको हम एलाय समझते हैं, ठीक है, ये तो अपने एलाइज को आम की तरह समझते हैं, एकदम चूज देते हैं। दिस इज वॉट दे आर प्लानिंग ऑन डूइंग टू suck us dry. I don't think our government will let us do it, and I hope our government will not enter this war.